आईजी पंजाब ने साद और अनस रिजवी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। टीएलपी के ये दोनों लीडर, दोनों खादम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, और एक जो बड़ा भाई है वो साद रिजवी है, जो छोटा है वो अनस रिजवी है। इन दोनों के बारे में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें उनके साथी छुड़वा कर ले गए थे, यानी ना वो पुलिस के पास है ना वो किसी एजेंसी के पास है। अब मुझे बताया ऐसे लगता है कि ये मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि पहले जो इतलात आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि एक भाई इनमें से ज़ख्मी है, और पहले पुलिस ने कहा जी हमने पकड़ी नहीं है। फिर कभी शुरू में ये खबरें चली कि ये गिरफ्तार हो गए हैं। फिर उसके बाद ये खबर चली कि कुछ लोगों से ये कहलवाया गया कि एजेंसियों की हिरासत में है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे ही लगता था। फिर कहा गया हम इनके बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, और हमें पता है ये कहाँ पर मौजूद हैं। फिर खबर चलवाई गई कि ये आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। तो इन भाइयों के हवाले से जिस तरह खबरें चलवाई जा रही हैं ना, जब भी कोई ऐसा बंदा जिसे पब्लिक के अंदर थोड़ी बहुत पजीराई होती है, लोग उसे जानते हैं, जब भी एजेंसियां उसे उठाती हैं तो उसके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि अब वो वहाँ पहुँच गया, अब वो वहाँ रखा हुआ है, अब जनाब ये कोई इसमें से मारा गया है, या इसकी हालत ख़राब है, या उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। ये खबरें चलाई जाती हैं। कोई आदमी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में चला जाता है, जब भी कभी जबरी तौर पर लापता किया जाता है, तो वो और उसकी फैमिली और उसके लोग इस सूरत हाल से गुजरते हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब ये डिफरेंट किस्म की खबरें चलवाने के बाद जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि जब तक के तरीके लबैक को मुकम्मल तौर पे डी फंक्शनल नहीं कर दिया जाता, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर दिया जाता, या जब तक ये दोनों भाई जो हैं ये किसी बात पे आमादा नहीं हो जाते, तब तक ये मामला अब आगे बढ़ना मुश्किल है। टीएलपी जो है उसको एक कलदम जमात करार दे दिया गया है। ये भी एक डेवलपमेंट है इस हवाले से जो हमारे सामने है, और डिफरेंट चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो बोझ है वो PMLN के ऊपर रहेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह साहब है, या जो इनकी सूबाई हुकूमत है, वो भी ये कह रहे हैं बार बार, अब उनका ये दावा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी जमात, और एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए, खासतौर पे PMLN को लगता है कि उनको दीवार से लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये जमात बनाई थी। अब दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराना मौक़िफ़ है वो ये था कि PMLN ने इसको सपोर्ट किया था, जैसा कि कैप्टन सफदर या उनके कुछ साथी वो इनको शुरू में सपोर्ट करते रहे, और उन्हें लगा कि इस जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है PMLN ने इनको इनिशियली सपोर्ट किया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एंगेज किया। अब PMLN ये कहती है कि नहीं जी, इनको इनिशियली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, और फिर PMLN के साथ इनके ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दौर में इस जमात पर पाबंदी लगाई थी, और इनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इस तरह के ग्रुपों की ज़रूरत थी उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो इनके सारे मुकदमात और चीज़ें जो है वो पसे पुश्त डाल दिए गए, और सारे मामला इनके साथ तय कर लिए गए, और इलेक्शन में इनको मुकम्मल तौर पे मैदान में भी उतारा गया, ताकि जितना मैक्सिमम हो सके वो डेंट डाला जाए। और इनका सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था PTI को गालियाँ देने के लिए। इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन एक चलता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट भी गालियाँ देती थी PTI को, और ये भी गालियाँ देते थे। ऐसा लगता था PTI की लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, तरीके लबैक के साथ है। ये हमने देखा, ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तरीके लबैक को लॉन्च किया था, बनाया था, तो ये तो 8-10 साल पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7-8 साल पुरानी बात है। बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। 2016 में तो ये एकदम ऊपर आए थे, सामने नजर आना शुरू हुए थे। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था तो वो सारे किरदार आज जिंदा हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ इस वक्त भी ड्यूटी कर रहे होंगे। तो मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट के जिन किरदारों ने, ये सारे वही होते हैं ना, फौजी होते हैं, और इन्होंने हलफ लिया हुआ होता है कि ये अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की फौज ने, और इतना बड़ा इल्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे इतने समझदार लोग लगा रहे हैं, जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं, तो लाजमन उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे। तो उन्हें चाहिए कि फिर उन फौजी अफसरान का ट्रायल करें, उनको पूछें कि भाई तुम लोग पॉलिटिकल पार्टियां क्यों लॉन्च करते हो। वैसे वो हर चौथे दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई बच्चा जुमूरा लॉन्च कर देते हैं, और लीडर ढूंढते रहते हैं मुतबादल कि जनाब कोई और आए, कोई और आए। आजकल वो बहुत सारे लोगों को जा के ये कहते हैं कि नौजवानों में हमारी पजीराई खत्म हो गई है, तो कोशिश करो थोड़ा सा आवाम के अंदर हमारी पजीराई वापस आए। जो असल काम है वो करते नहीं। असल काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, असल काम है दहशतगर्दी का खात्मा करना। अब इस वक्त खुशदार से एक बड़ी खौफनाक खबर आई है, वहाँ पे 20 मजदूरों को अगवा किया गया। मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया रोड के ऊपर से ही। फिर वहाँ पे एक कंपनी काम कर रही थी, वहाँ घुस गए, वहाँ उन्होंने 20 मजदूरों को अगवा कर लिया। बाद में 2 को छोड़ दिया, 18 वो अपने साथ लेकर चले गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज का ये काम है ना करने वाला, यहां पे उन्हें सख्त तरीन इकदाम करने चाहिए। ये खुली दहशतगर्दी है, और बड़ा वाज़ेह है कि मजदूर बेचारे काम करने गए, उनका किसी सियासी नुक्ता नज़र से या किसी इनकलाबी नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे अपने घर से मजदूरी करने गए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने। अब उनको जब दहशतगर्द अगवा करके बादुकात उनका कत्ल करते हैं, बादुकात उनको अगवा करने के बाद अपने मुतालबात मनवाते हैं, तो ये खुली दहशतगर्दी है। ये है वो असल दहशतगर्द।
यहाँ पे पीटीआई पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, कोई जलसा करे उस पर दर्ज कर दिए जाते हैं। जो असल दहशतगर्द हैं उनको कंट्रोल करने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो रही। अब जो मजदूर बेचारे पकड़े गए हैं उनके घर वालों को कौन जवाब देगा? सियासतदानों को इस सारे मामले का सियासी हल निकालना चाहिए। मैं पहले दिन से इस बात पर कायल हूं कि जितनी सियासी जमातें हैं वो सियासतदान मिल के जो सियासी नुक्ता से इन मसाइल का हल निकलता है, जहां लोगों की महरूमियां हैं, जहां स्कूल चाहिए, जहां पे तालीम चाहिए, हेल्थ चाहिए, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री चाहिए, लोगों का म्यारी जिंदगी बुलंद करने की जरूरत है, उनके शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए पॉलिटिकल क़यादत अपना रोल प्ले करे। लेकिन सेम टाइम में जो दहशतगर्द हैं जिन्हें पाकिस्तान के दुश्मन स्पॉन्सर करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीटीआई या इमरान खान की बजाय उन दहशतगर्दों के पीछे जाए, उन्हें कुचले, उन्हें मारे, कौम भी उनको सलाम करेगी। दूसरा नादरीन, इसमें एक चीज और नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखें। अब जाके ये कैप्टन सफदर ने एक दावा कर दिया। पहले जरा आप ये दावा तो सुन लें। आप कैप्टन सफदर कहते हैं जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि मैंने 6 एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया था, मुझे जवाब चाहिए वरना इस्तीफा दे दो। फिर 7 तैयारे गिराने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन किया कि कायदे मोहतरम आपने 6 धमाके किए, हमने 7 कर दिए। अच्छा जी, ये कैप्टन सफदर का झूठ बोलते ही पकड़ा गया। कैप्टन सफदर साहब, आप कहते हैं कि आप बड़े पीरी मुरीदी वाले खानदान से हैं और बड़े मलंग आदमी हैं, सच बोलते हैं। यहां आप गलती कर गए। पाकिस्तान का जो क्लेम है वो 6 तैयारों का है, 7 का नहीं है शुरू से। वो आप देखें ना, जो आपके तैयारे, जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं जो ग्राउंड में जाते हैं, वो 6 का ऐसे इशारा करते हैं। हर जगह पे आप 6 तैयारों की बात करते हैं। ये भी ट्रंप ने 7 तैयारे कहा तो फिर वो 7 तैयारे हो गए। हमारी तो ख्वाहिश है ये 700 तैयारे होते, लेकिन मामला ये है कि 6 तैयारों का क्लेम था, तो ये कन्वर्सेशन ही झूठ है। ये शहबाज शरीफ साहब 6 तैयारे कह सकते थे, 7 तैयारे उस वक्त किसी को नहीं पता था। ये अब बात खुली है जब ट्रंप ने ये बात की कि जनाब 7 तैयारे हैं, तो वो ट्रंप कहता है। पाकिस्तानी जो है वो इस किस्म का क्लेम नहीं कर रहे थे शुरू से, लेकिन चले ये इन्होंने कह दिया। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने जितनी देर तक ये जंग लगी रही, बल्कि ये जंग खत्म होने के बाद भी बड़े लंबे अरसे तक नवाज शरीफ ने इस जंग के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। एक टिकटॉकर उठती है और वो कहती है जी नवाज शरीफ जो है वो जंग को डिजाइन कर रहा था बैठ के, अंदाजा करें आप। और अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को धमकियां लगा रहा था। भाई, अपने भाई को धमकी लगा रहे हो, जो पाकिस्तान को लगातार धमकियां लगा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, उसको तो आपने जवाब दिया नहीं। उसको तो जब आपने दिए दावत दिए, जब आपने दिए साड़ी दिए, जब आपने दिए आम दिए। और मैं ना ये डिप्लोमेसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये मुनाफकत के खिलाफ हूं। नवाज शरीफ साहब जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, मैं उसका हामी हूं। मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हों। दोनों ममालिक हथियार खरीदने की बजाय औजार खरीदें। दोनों ममालिक एक जंगी जुनून में जाने की बजाय इस खित्ते के मसाइल को हल करके कश्मीरियों को उनका हक देकर एक दूसरे का हक मारने की बजाय अपनी अवाम की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दें। मैं इस बात के हक में हूं। नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन सेम टाइम में जब आप नवाज शरीफ साहब को बनाते हैं ना चे गवेरा, जब आप सेम टाइम में ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो जंग के अंदर सफे अव्वल में खड़ा था, ये फिर झूठ है। तो ये मुनाफकत है, ये झूठ है, और ये पकड़ा जाता है फौरी तौर पे, और हालात वाकयात इसकी गवाही भी देते हैं। नाज़रीन, हालत नवाज शरीफ साहब की ये हो गई है इन्हीं झूठों और इन्हीं हरकतों की वजह से कि नून लीग पंजाब में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन करने से भाग गई। वो कहते हैं जी हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। ये गैर जमाती इलेक्शन जो है ये डिक्टेटर्स करवाते होते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब करवाया था सबने बड़ा रुला डाला था कि यार ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह कर रहा है, और अजीब किस्म के, और डिक्टेटर इस तरह के काम करते होते हैं। जो जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को पता है कि ग्राउंड पे इनके पास है कुछ नहीं, और बार बार फॉर्म 47 इनको कितने जारी किए जाए, अब इस गली मोहल्ले के लेवल पे भी फॉर्म 47 इनको जारी किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको उंगली से पकड़ के चलाएगी। अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज्यादातर तख्तियां ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम देके सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब एक पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज भी है ना, जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फोटोज होगी, जिनसे इनको फोबिया है, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें, नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें। अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं,
कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामला को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर पर ये लोग जद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो चार सद्दा में उनका पहला जलसा हुआ और जलसे के मनाज़र आप देख लें। मैंने जो मनाज़र देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीज़न भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोज़ और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजाम से बेहतर यहाँ इंतजाम थे चार सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वज़ीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वज़ीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीज़ें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी जमानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमा बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामला खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना, यहाँ पंजाब की वज़ीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएँ तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने जो चांगला गली वाला जो घर है वहाँ पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीज़ें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज़ काम करेगी। PMLN ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज़ को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, दो खबरें और हैं। एक, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए हुकूक़ निस्वा की सरबराही मिल गई है और इसमें वफाकी मुतसिब बराए इंसदादे हरासानी फौजिया वकार साहिबा हैं जिन्हें इसकी सरबराही मिली है। चंद ममालिक का एक टीम है, एक चंद ममालिक का एक वो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए हुकूक़ निस्वा की सरबराही, हुकूक़ निस्वा के ख़वातीन के हुकूक़। तो देखें, पाकिस्तान में जो ख़वातीन के हुकूक़ के साथ किया जा रहा है या ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती की जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में हमने जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ होते हुए देखा, आज हम बहुत सारी ख़वातीन के साथ वो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। यानी बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, उन्होंने वो जुल्म नहीं किए ख़वातीन के साथ जो जुल्म मौजूदा इस वक्त की रजीम ने किया है। मारंग बलोच को देख लें, यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें। मारंग बलोच साहिबा के साथ और बहुत सारी ख़वातीन जेलों के अंदर बंद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ और बहुत सारी PTI की ख़वातीन जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके ऊपर जाली मुकदमा बनाए गए हैं जिनमें उनको जेलों में रखा गया है। तो ये ज़्यादती पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। देखें, आपको ओहदा जो मर्जी मिल जाए लेकिन ये हकायक आप बदल नहीं सकते और ये तारीख के अंदर शामिल रहेंगे हमेशा। एक खबर नाज़रीन इसराइल से है। अमेरिका ये कहता है कि इसराइल को जो वेस्ट बैंक है उसको अपने साथ शामिल नहीं करने देगा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की कि हम ये नहीं होने देंगे, ये सिर्फ एक भड़क है। और जब ये बात नेतन्याहू के सामने रखी जाती है तो वो ये कहता है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम ये करेंगे। अब उनकी पार्लियामेंट इसराइल की कह रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली कुछ अर्से के बाद, चंद महीनों या चंद सालों के बाद होता वही है जो इसराइल कहता है। अब देखें, गजा के ऊपर फ़लस्तीनियों का हक है, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल भी करती थी। लेकिन आज गजा का एक बड़ा हिस्सा या लगभग गजा का आधा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में, और वहां पे एक येलो लकीर खींची गई है नक्शे के ऊपर कि इसके बाहर इसराइली मौजूद हैं फौजी और अंदर जो है वो महदूद हैं जो गजा के रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमान हैं। अब उनका एरिया जो है वो मजीद छोटा हो गया। ऑर्डर उन्हें यह जारी किया गया है इजरायली हुकूमत की जानिब से, ये एक बड़ा जालिमाना हुक्म है जो उनको दिया गया कि जो पीली लाइन है नक्शे के ऊपर, अगर वहां पे कोई फ़लस्तीनी बच्चा भी चलता हुआ आए तो बगैर सोचे उसको गोली मार दी जाए। ये नाज़रीन इस वक्त वहां पे चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। एक और चीज़ हुई बड़ी मज़ेदार, अली तरीन को PCB ने, अली तरीन जहांगीर तरीन का बेटा है, इसको PCB ने नोटिस भेज दिया लीगल और कहा जी माफ़ी मांगो पब्लिकली। तो उन्होंने जनाब वो नोटिस माफ़ी क्या मांगनी थी, सारे पोल खोल के PCB के जो कुछ उन्होंने किया ये PSL में, और वो सारे पोल शोल खोल के उसने वो पेपर फाड़ के तो फेंक दिया कि ए भैया ताड़ी माफ़ी। तो उसके ऊपर ना बहुत सारे लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, लोग बड़े खुश हुए कि ठीक है यार PCB का मोहसिन नकवी ने बेड़ा खरक कर दिया, कोई काम इनसे ढंग का नहीं होता। वजारत दाखिला में पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं,
और पीसीबी की चेयरमैनशिप में पीसीबी का हाल इन्होंने क्या कर दिया क्रिकेट का पाकिस्तान की, कैसी बदतरीन शिकस्तें पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोग जहाँ डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं और अली तरीन के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आपके वालिद के लिए आप नाइंसाफ़ी की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं। आपके वालिद के लिए तीन उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको हरासा किया गया, किसी के घर वाले को उठा लिया गया, किसी के रिश्तेदार को उठा लिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो दस्तबरदार हो जाएं इलेक्शन लड़ने से और जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन में ना आए। इसके बावजूद आपके वालिद साहब इलेक्शन हार गए। तो अगर इंसाफ आपको चाहिए और आप इंसाफ की बात करते हैं तो अपने घर से शुरू करना चाहिए।